हाथ खड़े कर लो फटाफट से। वैसे मैंने सबको ही बोला था टॉपिक तैयार करने के लिए, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। आज हमारा ये टॉपिक है जिसको हमें लर्न करना है, जिसके बारे में हम डिबेट करेंगे और बाकी सब पार्टिसिपेट करेंगे। बस 4 ही बच्चे हैं जिन्होंने टॉपिक को पढ़ा है। हाँ जी अक्षिता, तुम्हें क्लियरली कल सुना नहीं था कि कौन सा टॉपिक तैयार करके आना है? अक्षिता, यस सर। तुम्हें कल का टॉपिक पता नहीं था? क्लास में मैंने बोला था कि ये टॉपिक तैयार करके आना कल। सर एक्चुअली मेरे से आधा ही प्रिपेयर हो पाया। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं स्कूल में। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? रायन इंटरनेशनल। हाँ जी अदा, तुम्हारा टॉपिक नहीं प्रिपेयर हुआ? सर ऐसे प्रिपेयर हो गया बट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी अच्छे से। तुमने पहले कैसे डिसाइड कर लिया? हाँ जी अनायता, बानी, भव्या, नहीं पार्टिसिपेट करना है? तुम्हें कोई बेटर वे आउट है इस चैप्टर को लर्न करने का तो गो फॉर इट यार। इससे बढ़कर और मैं क्या कर दूं तुम्हारे लिए? चलो, तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वो ट्राई तो करना चाहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो भाई खड़े कर लो हाथ जो एक ट्राई देना चाहते हैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। बेशक वो हो सकता है पहले 2 पैराग्राफ हो, पहले 3 पैराग्राफ हो, पहले 4 पैराग्राफ हो। तो देखते हैं कौन इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा पाएगा सबको, और ये तुम्हारी ही वोटिंग से डिसाइड होगा कि किसने बेस्ट दिया। ठीक है, तो कौन सबसे पहले आना चाहता है इस टॉपिक में और एक्सप्लेन करना चाहता है इस टॉपिक को? कौन सबसे पहले आना चाहता है? जल्दी से बताओ, वॉलंटरली बता दो, नहीं तो फिर मैं चूज करूंगा। चलो सबसे पहले कृति इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगी। कृति रेडी? यस सर। ओके, तो देखो ये सब चीजें होती हैं जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगी। अभी तो हम एक दूसरे को फेस आउट नहीं कर रहे हैं कि हाँ किसी के सामने मैं क्लास में तुम्हें बोलूंगी ये टॉपिक एक्सप्लेन करो। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करना यहीं से शुरू होगा। कोई खा थोड़ी जाना किसी ने, तुमने समझाने की कोशिश करनी है, अपना बेस्ट देना है। लेट्स सी उसके बाद कितना स्टूडेंट्स को समझ आता है, कितना मुझे अच्छा लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कृति से। तो कृति समझाएगी ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन वाला टॉपिक। हाँ जी कृति। सर पहले तो जौन से यहाँ पे दिया हुआ है कि जौन से हमारे डिसीजेस अंदर जाते हैं वो पॉइंट ऑफ एंट्री से डिसाइड होते हैं। एंड अगर हमारे अंदर एयर से जाएं और वो नोज में एंटर करते हैं तो फिर बाद में तो वो लंग्स। बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या दिया हुआ है कि टारगेट साइट जो ऑर्गन हमारी अफेक्ट होने वाली है, जो हमारी टारगेट साइट होने वाली है, माइक्रोब जहां पर हमारी बॉडी को जाकर अफेक्ट करने वाला है, वो डिसाइड होता है पॉइंट ऑफ एंट्री से। यस और नो? सबसे पहले तो यही समझाया गया कि टारगेट साइट, भाई सब पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। टारगेट साइट इज डिसाइडेड बाय पॉइंट ऑफ एंट्री। सबसे पहली चीज तो ये समझाने की कोशिश की गई है, बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। देखो जो बुक वाला है उसने दोनों के सपोर्ट में आंसर्स दिए हैं। पहले तो उसने ये समझाया कि टारगेट साइट इज डिसाइडेड बाय पॉइंट ऑफ एंट्री, और दूसरा उसने ये भी समझाया है कि ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो कृति पहले इसके सपोर्ट में कुछ एग्जांपल्स दो कि टारगेट साइट जो है इट इज डिसाइडेड बाय पॉइंट ऑफ एंट्री। अगर हमारे एयर जौन सी है वो नोज के थ्रू जाती है एंड देन बाद में लंग्स में जाते हैं। एयर नोज के थ्रू ही जाएगी कृति, हम ब्रीथ कैसे करेंगे? एयर नोज के थ्रू ही जाएगी अंदर, और एयर से हमें कोई सच कोई डिजीज नहीं होने वाला है। अगर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं देयर इज नो डिजीज फॉर दैट। तो एयर से कुछ नहीं है। लंग्स में जाके वो हमारे को टीबी भी कॉज कर सकती है। क्या जा रहा है? एयर थोड़ी जा रही है, एयर की बात थोड़ी, एयर से थोड़ी टीबी हो रहा है। क्या एयर के थ्रू जाएगा तो टीबी होगा? हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं यानिक, एक सेकंड, यानिक बोल रहा है। यस सर। यानिक तू समझा
कि टारगेट साइट इज डिसाइडेड बाय पॉइंट ऑफ एंट्री? सर हमारी बॉडी सर बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू माइक्रोब सर। तो वेरी गुड, हमारी बॉडी में कोई एक जगह नहीं टारगेट करते, वो ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं, टिश्यूज में भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही तो है। सर जैसे कोई सर वो अंदर जाके वो ऐसे डायरेक्ट नहीं अंदर जाते, पर सर जैसे वो किसी कांटेक्ट के थ्रू हमारे अंदर आते हैं, जैसे इनडायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे ठीक है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे सर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो जब कफ करता है या स्नीज करता है तो सर उसके पार्टिकल थ्रू एयर हमारे नोज में आते हैं सर। बिल्कुल सही फिर है। वो देखो यही तो हो रहा है कोविड के केस में, यही तो हो रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइट नाउ हमारी कंट्री में कोविड है, कोरोना है, ठीक है। उसको देखो ध्यान से, उसमें तो वही हो रहा है। हमें क्यों बोला जाता है बार बार मास्क पहनो? क्योंकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ भी जाते हैं तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर ना करें। इसीलिए हमें बार बार बोलते हैं सैनिटाइज करो, बार बार बोलते हैं मास्क पहनो, ताकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी ड्रॉपलेट्स हमारी बॉडी में ना चले जाएं, जिससे हमें वो डिजीज हो सकता है। जैसे द इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग द डिजीज। और इनडायरेक्ट वे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है क्या नाम है कौन एक्सप्लेन कर रहा था अभी? मेरा नाम मेरे दिमाग से स्किप हो सर गया। यानिक हाँ, यानिक। यानिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि इनडायरेक्टली जो डिजीज है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम सैनिटाइज नहीं करेंगे, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं इन्फेक्टेड पर्सन के हमारी बॉडी में क्या कर सकते हैं? इनडायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। हाँ जी यानिक, आगे। सर ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी अंदर जाते हैं सर। जैसे हम किसी से हाथ मिलाते हैं या फिर ओके, कोई मॉस्किटो आके हमें काट लेता है, ठीक तो है, सर उससे सर वो फिर डायरेक्ट हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। और सर ठीक अगर है। वो चीज हमारे अगर माउथ से अंदर जाती है तो सर फिर अब यही वो वो फिर समझाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोरोना की ही बात करूं, कोविड की ही बात करूं, तो इसका मेन टारगेट ऑर्गन क्या है? कोरोना वायरस का मेनली ये कहाँ पे टारगेट करता है? तो लंग्स लंग्स। इसका मेन टारगेट ऑर्गन क्या है? लंग्स। और अगर इसका मेन लंग्स टारगेट ऑर्गन लंग्स है, तो फिर बंदे को कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, उसको कफ होगा, ये सब ब्रेथलेसनेस। यस सांस सर। ब्रेथलेसनेस Breathlessness. होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है वो एग्जांपल्स में कि जो टारगेट साइट है वो पॉइंट ऑफ एंट्री से डिसाइड हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बैक्टीरिया एयर से, मतलब इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर, एयर से नोज के थ्रू अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है, मान लो लंग्स तक पहुंच जाता है, क्लियर है, तो दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग टीबी। जो ट्यूबरक्लोसिस करते हैं बैक्टीरिया, वो जनरली हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एयर से, हमारे नोज के थ्रू, क्लियर है। अगर ये हमारे माउथ से एंटर करें तो हमारी गट लाइनिंग में रह सकते हैं, तो टाइफाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे लिवर तक चले जाएं तो फिर ये जॉन्डिस कॉज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली टारगेट साइट कहां पर माइक्रोब मेरी बॉडी में जाकर अफेक्ट करने वाला है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कहां से मेरी बॉडी में घुसा है। अगर वो नोज से घुसा है तो वो जाकर टारगेट करेगा मेरे लंग्स को, ठीक है। अगर वो माउथ से घुसा है तो हो सकता है वो गट लाइनिंग में रहकर मुझे टाइफाइड कॉज कर दे। अगर वो माउथ से घुसकर मेरे लिवर तक पहुंच गया तो मुझे जॉन्डिस कर सकता है, क्लियर है। बट अब यस नेक्स्ट ही सर पैराग्राफ में सर वो आप क्या बोल रहा है? हाँ बोलो 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 बोलो, कोई बोल रहा था, बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं क्लियर। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? सर बाकियों को आ रही है क्लियर मेरी है, वॉइस क्लियर? जिसको क्लियर नहीं है। क्लियर आ रही सर है क्लियर वो है। दोबारा क्लियर ज्वाइन है। कर ले। अब इस पैराग्राफ में यहां तक तो इसने इस चीज को समझा दिया। अब मुझे ये वाला पैराग्राफ कौन समझाने वाला है? ये बट दिस वाला जो पैराग्राफ है ये मुझे कौन समझाने वाला है? अप टू द ब्रेन। सर मैं यानिक, ओके यानिक समझाओ। सर फिर आगे सर इन्होंने कहा है कि सर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर केस में ही ऐसा हो, जैसे वो कफ से जा रहा है सर, वो जैसे इन्फेक्शन जैसे सर HIV है, उसमें सर वो डायरेक्टली सेक्सुअल कांटेक्ट से अंदर जाता है लिम्फ नोड्स में ठीक है, और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। और सर जैसे बिल्कुल। मलेरिया है, वो माइक्रोब्स सर वो सब हमारे मॉस्किटो पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। मतलब अ, अ, पहले पैराग्राफ में सर ये समझाया कि टारगेट ऑर्गन जो है वो डिसाइड कर रहा है पॉइंट ऑफ एंट्री। सेकेंड ही यस पैराग्राफ सर। में ये भी समझा दिया कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एड्स
का एग्जांपल समझाया हुआ है कि जो HIV वायरस है, जो एड्स कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट से एंटर करने के बाद वो सीधा जाकर हमारे लिम्फ नोड्स को डैमेज करता है। लिम्फ नोड बेसिकली जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है बेसिकली उसको जाकर अटैक करता है, जबकि वो एंटर करता है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, स्किन के थ्रू भी कई बार एंटर कर जाता है, इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू भी एंटर कर जाता है, बट वो कहां पर जाकर हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है? वो लिम्फ नोड्स पर जाकर हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है। ठीक है, अब इसी में एग्जांपल दे रहा है, मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर थ्रू द मॉस्किटो बाइट। मलेरिया हमें बेसिकली मॉस्किटो बाइट से होता है, बट हम कहां तक जाता है? वो हमारे लिवर तक जाकर हमारे रेड ब्लड सेल्स को डिक्रीज करता है। उसी तरह एक वायरस दिया हुआ है जैपनीज एनसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर बोलते हैं इसको, ये भी मॉस्किटो बाइट से ही एंटर करता है, बट हमारे कहां तक चले जाता है? ब्रेन तक चले जाता है। तो इस पैराग्राफ में उसने ये समझाया कि जरूरी नहीं है कि जहां से मॉस्किटो एंटर करे या जहां से डिजीज एंटर करे उसी टारगेट साइट को वो अफेक्ट करे। एग्जांपल्स वो भी दिए हैं जो सपोर्ट में है और एग्जांपल्स वो भी दिए हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं इस चीज को। क्लियर है? एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा इसी क्वेश्चन को कि सबसे पहले तुम्हें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जो ये सपोर्ट करें कि टारगेट साइट इज डिसाइडेड बाय पॉइंट ऑफ एंट्री। तो कौन देने वाला है कुछ एग्जांपल्स जो इस चीज को प्रूव करेंगे? अब तो सुन भी रहे हो, बाकी भी बता सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि टारगेट साइट इज डिसाइडेड बाय पॉइंट ऑफ एंट्री, जस्टिफाई दिस बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। हाँ जी, कौन करेगा? वंश कपूर समझाएगा। चलो वंश कपूर। हाँ जी वंश कपूर। सर जैसे कि हमारे जो बैक्टीरिया होता है वो ट्यूबरक्लोसिस अफेक्ट करता है हमारे माउथ से जाके, एयर से जाके। जो ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया होता है जो टीबी कॉज करता है वो हमारे नोज से एंटर करता है एयर के थ्रू, नोज से एंटर करके हमारे लंग्स तक जाकर वो डैमेज कर सकता है। अगर वो माउथ से एंटर करता है तो हो सकता है वो में टाइफाइड, और वो लिवर तक पहुंच जाए तो हो सकता है हमें वो जॉन्डिस कॉज कर सकता है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं मुझे तोशित, जहां पर ऐसा नहीं जरूरी होता है कि जहां से माइक्रोब एंटर करे वहीं पर हार्म करे, वही उसकी टारगेट साइट हो सकता है वो कहीं और से एंटर करके किसी और टारगेट साइट पर अफेक्ट करे। तो उसके लिए एग्जांपल क्या दे सकते हैं तोशित? हाँ जी तोशित। सर HIV वायरस। HIV वायरस कहाँ से एंटर करता है? थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, वो हमारी बॉडी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, बिल्कुल। और वो जाकर डैमेज करता है हमारे लिम्फ नोड्स को, हमारे इम्यून सिस्टम को। ठीक है, फिर हम एग्जांपल दे सकते हैं मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब जो मॉस्किटो बाइट से एंटर करता है बट हमारे रेड ब्लड सेल्स पे हार्म करता है। फिर वो जो वायरस जैपनीज एनसेफेलाइटिस ब्रेन फीवर कॉज कर रहा है वो भी मॉस्किटो बाइट से एंटर करता है बट हमारे ब्रेन को हार्म करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है कौन समझाएगा? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन व्हिच द माइक्रोब टारगेट्स। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस जो है वो हमारे लंग्स पे जाकर अफेक्ट करता है, तो उसी हिसाब से साइंस एंड सिम्टम्स है। ठीक है, वो हमारे लंग्स को जाकर अफेक्ट करता है, तो उसके सिम्टम्स क्या है? खांसी आना, ठीक है, ब्रेथलेसनेस होना, ठीक है, उसके सिम्टम्स है कफ होना, क्योंकि वो हमारे लंग्स को डैमेज, मतलब लंग्स को हार्म कर रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो कौन समझाने वाला है मुझे ये वाला पैराग्राफ साइंस एंड सिम्टम्स वाला? नहीं यानिक नहीं, अब कोई और पार्टिसिपेट करेगा? भव्या। तो भव्या समझाएगी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन व्हिच द माइक्रोब टारगेट्स। सर वो इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि जब भी हमें कोई डिजीज होता है और जो साइंस और सिम्टम्स जो डॉक्टर्स देखते हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं उस माइक्रोब ने हमारी टारगेट बॉडी में टारगेट साइट कौन सी चूज करी है। जैसे कि अगर वो हमारे माउथ से अगर उसने हमारे लंग पे अटैक किया है तो फिर हमें लाइक कफ कोल्ड ऐसे होगा। बट अगर उसने हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक किया जैसे टीबी में होता है या फिर लिवर में, तो हाई फीवर होगी, वॉमिटिंग्स होंगी, ऐसे सिम्टम्स। अगर वो लिवर को टारगेट करता है देन जॉन्डिस हो सकता है। अगर वो ब्रेन को टारगेट करता है, अगर हमारे ब्रेन पे टारगेट होता है तो हमें हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फिट्स हो सकते हैं। फिट्स क्या होते हैं वो बता सकता है? फिट्स क्या होता है?
चक्कर आना। दौरे। दौरे, दौरे। बिल्कुल। तो उसको दौरे बोलते हैं, बिल्कुल जो हम बोलते हैं ना दौरे पड़ते हैं, उसे हम फिट्स यस बोलते हैं। सर। तो फिट्स और Yes, sir. अनकॉन्शियसनेस, हमें अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। क्लियर है? We can imagine what the symptoms and signs of the infection will be if we know that the target tissue or organ is and the functions that are carried out by this tissue or organ. तो obvious सी बात है, तुम सिंपल सा एग्जांपल अपने एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, इसको सपोर्ट करने के लिए कोविड का लिख सकते हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, याद भी रहेगा तुम्हें कि कोरोना वायरस अगर हमारे लंग्स को जाकर अफेक्ट करता है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं, हमें खांसी आना, ब्रेथलेसनेस होना, सांस चढ़ना, ठीक है, कोल्ड हो जाना, तो ये सब सिम्टम्स Yes, हैं sir. कोविड के, कि वो लंग्स पे जाकर हार्म कर रहा है। तो जो भी सिम्टम्स होंगे, साइंस होंगे डिजीज के, वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि वो डिजीज हमारी बॉडी में किस ऑर्गन को जाकर अफेक्ट कर रहा है। अगर हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो फिर उससे हमें अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट Yes, पैराग्राफ, sir. नेक्स्ट पैराग्राफ, हाँ जी, कौन बताएगा? यशवी तुम बताओगे नेक्स्ट पैराग्राफ इन एडिशन टू टिश्यू वाला? यस सर। सर समझाओ। इसमें वो बता रहे हैं कि जो टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन होती क्या है, जब एक कोई माइक्रोब किसी इंटायर टिश्यू पे अटैक करता है तो उसे टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जैसे वेरी कि गुड, जैसे कि जो माइक्रोब है टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में वो हमारे मतलब हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू पे अटैक करता है और उस माइक्रोब से फाइट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इन रिस्पॉन्स में वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। उस प्रोसेस में जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी खुद की एक आर्मी काइंड ऑफ बिल्ड करता है, जैसे कि डिफरेंट सेल्स, जैसे कि WBCs के ग्रुप ऑफ सेल्स से वो उस माइक्रोब से फाइट करते हैं और वेरी हम गुड, प्रोसेसेस को इन्फ्लामेशन कहते हैं। और इन्फ्लामेशन प्रोसेसेस के टाइम में कुछ लोकल इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि स्वेलिंग, पेन, हेडेक्स एंड फीवर्स, ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल। और जैसे अगर मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोविड में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमें फीवर चढ़ता है। फीवर चढ़ने का कारण बेसिकली पता है किसी को क्या होता है? फीवर जो चढ़ता है हमें, वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा होता है। उस टाइम पे हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो उससे लड़ रहा होता है, उसी की वजह से हमें फीवर चढ़ता है। ठीक है, उसी की वजह से हमें फीवर चढ़ता है, और अगर वो वायरस जीत जाए तो फिर वो हमारी बॉडी में क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है। क्लियर है? तो हमें जो फीवर चढ़ता है कारण, हाँ जी बोलो। तो देन कैन वी से कि जो हमें फीवर चढ़ता है वो इन्फ्लामेशन की वजह से चढ़ता है। बिल्कुल, वो इन्फ्लामेशन की वजह से चढ़ता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि वो जो फीवर हमें चढ़ता है वो इन्फ्लामेशन की वजह से ही चढ़ता है। ओके सर, ओके। तो बेसिकली इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। हम उस फीवर से घबरा जाते हैं, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग। वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, जैसे कि यशवी ने बोला, वो इकट्ठे होके अपनी एक आर्मी बिल्डअप करके उस माइक्रोब से, उस वायरस से बेसिकली फाइट कर रहे होते हैं, जिसके कारणवश हमें ये चीज महसूस होती है, हमें फीवर चढ़ता है जिसके कारण। यस सर। तो यही यहाँ पर इस पैराग्राफ में बेसिकली यही समझाया हुआ है। देखो ऑर्गन, ये इसका मतलब समझा सकता है मुझे कोई? ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक स्टेटमेंट? ऑर्गन पे अटैक करना। हाँ, Yes. जब हमारा माइक्रोब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी स्पेसिफिक टिश्यू पर अटैक करता है तो उसके बारे में समझाया हुआ है कि कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे साइंस हैं। अब जैसी माइक्रो हमारी बॉडी में एंटर कर गया है तो इस पैराग्राफ में यही समझाया हुआ है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। तभी हम बोलते हैं कि जो हमारा एज ग्रुप है, यहाँ पर अगर हम कोविड की बात करते हैं तो हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। अगर हमें इस वायरस से इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो वी विल रिकवर सून एज कंपेयर टू समवन हु इज 40 to 50 years old। उनके लिए वायरस ज्यादा डेडली है क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम की पावर कंपैरेटिवली कम है। उनका इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पा रहा है इस वायरस को। समझ रहे हो मेरी बात को? यस तो सर। वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही वायरस बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और उसके कुछ सेल्स जो हैं उस अफेक्टेड टिश्यू या उस माइक्रोब को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक आर्मी बन जाती है।
टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स इकट्ठा होकर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को मतलब किल करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन की वजह से कई बार क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन हो जाती है, कई बार फीवर भी हो सकता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो यहाँ पर ये समझाया हुआ है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर गया है तो इम्यून सिस्टम के सेल्स का नेक्स्ट काम क्या होगा। तो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो है इकट्ठे होके एक आर्मी बिल्डअप करके उस माइक्रोब से लड़ने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश को, इस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें पेन, स्वेलिंग या फीवर हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन समझाने वाला है? इन सम केसेस जो टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स, ये कौन समझाने वाला है मुझे? नेक्स्ट पैराग्राफ कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही डजंट मैटर, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें उस चीज में मजा आएगा, चैप्टर में समझने में। हाँ, ओके डॉली ट्राई करेगी एक बार। सर जैसे सम केसेस होते हैं सर, उसके अंदर बीमारी छोटी होती है लेकिन उसके कॉजेज बहुत ज्यादा बड़े बन जाते हैं। अगर सर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगी तो सर हमें छोटा सा फीवर भी बहुत ज्यादा डिसीजेस कॉज कर सकता है। सर जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें HIV इन्फेक्शन की, तो सर वो अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को पूरा डैमेज कर देता है। और सर Very अगर good. हम उससे फाइट नहीं कर सकते ना सर, तो हमारे मतलब हम डैमेज ही हो जाएंगे, डे बाय डे अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली HIV वायरस जो है हमारी बॉडी को इतना वीक कर देता है कि छोटी से छोटी बीमारी भी हमारे लिए घातक यानी डेडली हो सकती है। क्योंकि इम्यून सिस्टम ही नहीं सही होगा तो एक छोटा सा कफ भी निमोनिया बन सकता है और हम मर भी सकते हैं। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ में बताना चाहता है वो। इन सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू very general seeming effect. For example, in HIV infection, the virus goes to immune system, damages its function. Thus, many of the effects of HIV are because the body can no longer fight off the minor infections that we face every day. Clear है? For example, हमें कफ कोल्ड आम होता ही रहता है जनरली, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोरोना में भी वही चीजें होती हैं। बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये डेडली हो सकता है। ठीक है, तो माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया एंड ब्लड लॉस। अल्टीमेटली क्या है, दीज आर द इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है जब तक वो स्ट्रांग रहेगा तब तक बीमारी छोटी है, बट अगर वो स्ट्रांग नहीं है, वो डैमेज हो रहा है, उसके सेल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो छोटी सी छोटी बीमारी बड़ी कब बन जाएगी पता भी नहीं लगेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो? कह रहा है इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सिविरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। अगर माइक्रोब्स का नंबर स्मॉल है, द डिजीज मैनिफेस्टेशन विल बी माइनर एंड अननोटिस। अगर माइक्रोब कम क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है, तो फिर उससे क्या है कि हमें कोई ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई भी वायरस हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है तो हर घंटे वो डिवाइड करके बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस को जन्म देता है, जिसके कारण हमें जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। बट अगर हम उसे बढ़ने ना दें और उसको रोक दें तो हो सकता है वो डिजीज हमें ज्यादा हार्म ना कर सके। तो बट इफ द नंबर इज ऑफ अ सेम माइक्रोब इज लार्ज, द डिजीज कैन बी सीवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। द इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब सर्वाइविंग इन द बॉडी। तो वही है चीज कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर लड़ता रहेगा तो वो वायरस या बैक्टीरिया ज्यादा नहीं फैल पाएगा, ज्यादा नंबर में नहीं होगा वो माइक्रोब, जिससे क्या है हमारी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो सकती है। बट अगर यही माइक्रोब्स का नंबर बढ़ता जाए तो फिर क्या हो सकता है, फिर वो डेडली भी हो सकता है। यस और नो? Yes. Yes, sir. ये सारी चीजें अगर तुम बड़े क्लोजली रिलेट करो ना तो ये कोविड के साथ सारी चीजें लागू होती हैं। अब कोविड बॉडी में एंटर कर गया तो वायरस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा, तो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करने से अगर तुम्हारे इम्यून सिस्टम ने उसको रोक दिया तो ठीक है, वो तुम्हारे लिए डेडली नहीं होगा। बट इम्यून सिस्टम अगर नहीं रोक पाया और माइक्रोब्स की गिनती बढ़ती गई, वायरस की गिनती बढ़ती रही, तो फिर इट इज डेडली, फिर वो तुम्हारी डेथ भी कॉज कर सकता है। क्लियर है? Yes, तो सबको समझ आ गई है? तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन बता सकता है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा है? पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जस्टिफाई करो कि टारगेट साइट इज डिसाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ एंट्री। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन इसका
वो बन सकता है कि जरूरी ऐसा नहीं भी होता कुछ केसेस में। Yes, फिर sir. दूसरा क्वेश्चन सर फिर इन्फ्लेमेशन किस के बारे में बन कॉन्टेक्ट सकता के है। थ्रू वायरस अंदर आता है? हाँ, वेरियस चीजें और वेरियस सिम्टम्स वो क्या क्या कॉज कर सकता है जहां पर वो टारगेट साइट को अफेक्ट करता है। यस सर। फिर Yes, इन्फ्लेमेशन sir. का क्वेश्चन बन सकता है कि इम्यून Yes, sir. सिस्टम कैसे बिहेव करेगा जब कोई भी माइक्रो हमारी बॉडी में एंटर करेगा। ये भी एक अच्छा Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, Yes, अब sir. आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट पे। तो अब प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट कौन समझाने वाला, जल्दी से बताओ। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट कौन समझाएगा? हाँ जी, आसमी तुम ट्राई करो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट को समझाने की, कि प्रिंसिपल्स ऑफ Yes, ट्रीटमेंट में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। yes, एक sir. सेकंड Sir, रुको, step में हम एक basically सेकंड एक सेकंड एक हाँ जी बोलो सर इस बोलो कंसेप्ट आप। में हम पढ़ेंगे कि जब भी हमें कोई डिसीज होता है उसमें कौन से स्टेप्स लेते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं उसे क्योर करने के लिए। यस सर। सर इसमें हम ना 2 वेज पढ़ेंगे कि एक तो हम या फिर उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, कोई भी डिसीज होने की वजह से जो उसके इफेक्ट्स होते हैं हम उसे कैसे रिड्यूस करें, या फिर हम उसके जो डिसीज का जो माइक्रोब है उसे किल कर दें। बिल्कुल, हम दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो उस डिजीज की वजह से जो इफेक्ट हो रहे हैं उसको कम करके, ठीक है, वैसे ट्रीट कर सकते हैं, या दूसरा हम जिस माइक्रोब की वजह से डिजीज हुआ है उसी को मार दें हम। यस और नो? एक सेकंड Yes, sir. हाँ अब बोलो। सर यस सर, अगर हम पहले बात करें कि हम उसके इफेक्ट्स कैसे रिड्यूस करें, तो बेसिकली जो भी हमें सिम्टम्स आते हैं उस डिसीज के, फॉर एग्जांपल टाइफाइड, तो अगर हमें जो भी सिम्टम्स आते हैं उसमें हमारी लेग पेन्स एंड फीवर एंड, तो उससे हम क्योर करने के लिए हमें पेरेंट्स क्या सजेस्ट करते हैं या फिर हम क्या स्टेप्स लेते हैं, या फिर हम लेते हैं बेड रेस्ट। हमें सबसे ज्यादा हाँ जी आसमी, सॉरी, अब बोलो, कौन आ रहा था बीच में? तो फर्स्ट स्टेप में हम या फिर ये करते हैं कि हमें सबसे ज्यादा एडवाइस, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, या फिर सबसे ज्यादा हमें क्या एडवाइस करते हैं कि हम बेड रेस्ट लें ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज तब हम उससे क्या होएगा, हमारी बॉडी को ज्यादा टाइम मिलेगा हील करने के लिए, हमारी बॉडी ज्यादा फोकस कर पाएगी हीलिंग पे, और उसमें अंदर ही अंदर मतलब हमारे पास ज्यादा एनर्जी होगी जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को हील कर पाएंगे। या फिर सर सेकंड स्टेप हो सकता है जो इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल फीवर वगैरह, उसकी हम ले लें मेडिसिन ताकि हम उसे रिड्यूस करें। अगर हमारी लेग पेन हो रही है तो हम उसकी मेडिसिन लेके उसको ठीक कर लें। यस सर। तो वो क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है, फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। द सिम्टम्स यूजुअली किसकी वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स लड़ रहे होते हैं, उसकी वजह से हमें सिम्टम्स होती हैं। तो हम मेडिसिन ले लें उसके लिए ताकि फीवर हमारा कम हो जाए, या रिड्यूस पेन और लूज मोशन, या बेड रेस्ट ले लें ताकि उससे एनर्जी कंजर्व हो और बेटर हील हमारी बॉडी जो है उसे कर सके। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे यस सर। और सर जो सेकेंड मेथड था जिसमें हम माइक्रोब को ही किल कर दें, सर तो इससे क्या होगा? इससे माइक्रोब तो रहेगा हमारी बॉडी में, बट उसकी वजह से जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमने उसको कम किया है। अभी माइक्रोब को नहीं मारा है हमने, तो अभी हमने माइक्रोब को मारना है, तो माइक्रोब को मारने के लिए हम क्या लेंगे? मेडिसिन लेंगे। ठीक है, अब ये जो मेडिसिन हैं ये इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा माइक्रोब एंटर करा है जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हुई है। वो बैक्टीरिया है,
या वायरस है या फंजाई है, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करेगा हम कौन सी मेडिसिन लेंगे कि कौन सा माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करा। अब यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक बार आसमी पहले समझाएगी, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर किसी और को करना है तो वो भी एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ जी आसमी। यस सर। सर जो मेडिसिन होती हैं वो हम बेसिकली इस माइंडसेट से चलते हैं कि हम एक ऐसा स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस देखते हैं उस पर्टिकुलर माइक्रोब का जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में हमें पता चला है बैक्टीरिया एंटर किया है, तो उसका Good. स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस जो सारे अदर माइक्रोब से डिफरेंट हो और स्पेशली हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उससे डिफरेंट हो, ताकि हमारी लाइफ Very प्रोसेस good. को कोई फर्क ना पड़े। सर तो बिल्कुल, और अगर उसका वो लाइफ प्रोसेस होता है, वो सेल वॉल बिल्डअप करता है, सेल वॉल बनाता है बैक्टीरिया। प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। हाँ बिल्कुल, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, मतलब तुम समझ रहे हो ना सारे कि हमें बेसिकली उसका वो लाइफ प्रोसेस ढूंढना है जो बाकी माइक्रोब से डिफरेंट हो और इवन हमारी बॉडी से डिफरेंट हो, ताकि हम उसे उसी Yes, चीज से sir. खत्म कर सकें। जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया का बेस्ट एग्जांपल है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव करता है बाय बिल्डिंग सेल वॉल। तो हमें ऐसी मेडिसिन बनानी है जो सेल वॉल को बनने ना दे या सेल वॉल को खत्म कर दे। और हमारी बॉडी सेल वॉल नहीं बनाती है, हमारी बॉडी तो सेल वॉल बनाती नहीं है। एनिमल प्लांट सेल में कभी भी हम एनिमल सेल में कभी भी हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो जो हम मेडिसिन खाएंगे वो सेल वॉल बनने के प्रोसेस को रोकेगा। अब क्योंकि हमारी बॉडी वो बनाती नहीं है, इसलिए हमें वो नहीं हार्म करेगा। तो हमें एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन खानी पड़ेगी अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर Yes, गया है। sir. वो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन क्या करेगी, उस सेल वॉल को नष्ट करने में हेल्प करेगी, जिससे बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाए। हाँ जी यस सर। यस सर। सर उसके बाद ये एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया का। सर उसके बाद हमें ये बताया कि वायरल मेडिसिन होती हैं उन्हें बनाना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है बैक्टीरियल वाले से एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल। बिकॉज सर जो वायरसेस होते हैं वो हमारी मशीनरी पे डिपेंड करते हैं, तो बहुत कम लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे में और वायरस में डिफरेंट होते हैं जिसके ऊपर हम मेडिसिन बना सकें। बिल्कुल, Sir, so इसीलिए that's यहाँ why- से एक Yes, इम्पोर्टेंट sir. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई एंटी वायरल मेडिसिन्स आर हार्डर देन मेकिंग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन्स। तो इसका आंसर आसमी ने दे दिया है कि बैक्टीरिया का तो हमने ढूंढ लिया था लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी से डिफरेंट था, बट वायरस जनरली हमारी बॉडी की मशीनरी, हमारी बॉडी का ही लाइफ प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द बॉडी। तो हमें कुछ ऐसी मेडिसिन बनानी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं हमें भी हार्म करने वाली है। तो ऐसी बहुत ही कम चीजें होती हैं जो वायरस और हमारे साथ कॉमन नहीं होंगी, इसीलिए ऐसी दवाइयां बनानी भी मुश्किल होती हैं। तो एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल इज दैट वायरसेस हैव very few biochemical mechanisms of their own. They enter our cells and use our machinery for their life processes. This means that there are relatively few virus specific targets to aim at. Despite this limitation, there are now effective antiviral drugs, for example the drugs that keep HIV infection under control। मतलब इसके बावजूद भी हमने दवाइयां जो है एंटीवायरल की बना ली हैं। बट फिर भी अगर हम बात करें बैक्टीरिया को मारने में और वायरस को मारने में, तो दवाई आसान बनाने किसकी है, बैक्टीरिया को मारने वाली एज कंपेयर टू वायरस को मारने वाली। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो जो मेडिसिन है हमारी लाइफ प्रोसेस को ना हार्म करके जो माइक्रोब का लाइफ प्रोसेस है उसको रोके, उसको हार्म करे, उसके प्रोसेस को रोककर उसको मारने की कोशिश करे। क्लियर है? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि एंटी वायरल मेडिसिन बनाना क्यों डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एंटी बैक्टीरियल। Yes, sir. Okay, अब sir. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। कौन समझाएगा? जिनिश समझाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन तो इसमें कहा है कि जो हमारे प्रिवेंशन के लिए सब ये कहते हैं कि हमें चीज प्रिवेंट करनी चाहिए सबको। जैसे कि अगर कोई हमें डिजीज होती है तो वो क्योर भी हो जाती है, तो हमारे उसके बाद उसका तो बेसिकली जिनिश ये बताना चाहता है कि देखो चाहे डिजीज हो जाए उसका क्योर हो जाता है, बट फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहता है अगर डिजीज का इलाज है ही है तो फिर प्रिवेंशन की क्या जरूरत है, जबकि क्योर तो हो ही जाएगा।
तो अब उसके सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले मैं तुम्हारे से कुछ पॉइंट सुनना चाहूंगा, फिर हम एनसीईआरटी में देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स मेंशन है। तो एक एक करके मुझे पॉइंट्स बताने हैं। तो भव्या सबसे पहले बताएगी मुझे व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं कि जिनके क्योर नहीं हो सकते, या फिर जैसे वो ठीक हो सकती है बट साइड इफेक्ट्स हमारे पास लाइफ टाइम आ सकते हैं जो हमारे बिल्कुल लाइफ सही है, इफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसीलिए प्रिवेंशन जो है वो इट्स बेटर देन क्योर, क्योंकि कई बार हो सकता है ऐसी डिजीज, ऐसा माइक्रो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो। जैसे भी राइट नाउ हमारे साथ जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड की, उसमें भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं बनी है। तो इट्स बेटर टू प्रिवेंट इट रादर देन गेटिंग इट, मतलब रादर देन गेटिंग क्योर। तो बेटर है कि हम प्रिवेंट करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ठीक है। क्योंकि माइल्ड कोविड तो चलो फिर भी बॉडी से 14 डेज तक जो है वो हम कर सकते हैं, बट अगर वही सीवियर हो जाए तो हमारी जान भी जा सकती है। तो वाई टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद द वायरस, क्लियर है। और सेकंड कोई संयम बांसल बताओ मुझे व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन तो वेट मैं वेट 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 हाँ जी संयम बांसल, व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नहीं बोलना है। हाँ जी बानी, तुम बताओगे व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर क्योंकि मेडिसिन है वो सीधा हमारे ना लीवर पे भी अटैक करती है, तो इससे अच्छा हम अपने आप को प्रिवेंट करें पहले डिसीजेस से। लिवर में अटैक करती है, लिवर में मेडिसिन अटैक करती है, ये पॉइंट थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को, क्या कहना चाहते हो इस पॉइंट सीधा में। मेडिसिन खाते हैं तो हमारी लीवर पे अटैक करती है। तो सिर्फ मे लिवर बी पे ही, शी बहुत सी ट्राइंग टू से कि मतलब की उसके साइड साइड इफेक्ट्स इफेक्ट्स। होते हैं। हाँ यस तो मैम। ये बोलो, लिवर पे जरूरी नहीं है, हम कहेंगे जो मेडिसिन हम खाते हैं उससे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, तो इट्स बेटर टू प्रिवेंट। हाँ जी अक्षिता, तुम कोई पॉइंट ऐड करना चाहोगे व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर एक तो उसको प्रिवेंट करने में टाइम बहुत लग जाता है और उसके साइड प्रिवेंट नहीं, इफेक्ट्स उसको होते हैं। क्योर करने में टाइम लग जाता है, और बंदे को उससे मतलब वो जो डिस्कम्फर्ट हमें कॉज होता है ड्यू टू द डिजीज, वो सहना पड़ता है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल डेंगू है, क्योर हो जाएगा बट उसका डिस्कम्फर्ट बहुत ही गंदा है, लाते दर्द होना, बुखार तेज होना, रात को नींद तक नहीं आती है। व्हाई टू गो थ्रू दैट ऑल डिस्कम्फर्ट व्हेन वी कैन प्रिवेंट द डिजीज। तो वो डिस्कम्फर्ट जो है वो कॉज हो रहा है डिजीज से, उससे हम बच जाएंगे, ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी अनायता, इम्यून तुम कोई सिस्टम पॉइंट ऐड वीक करना हो चाहोगे। जाएगा। अनायता, यस सर। हाँ जी तुम कोई पॉइंट ऐड करना चाहोगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में। सर कि जब कोई पर्सन इल होता है तो उनकी जो बॉडी फंक्शन है वो वीक हो जाती है एंड वो रिकवर जल्दी नहीं होती। तो टाइम वेस्ट होता है, काम का भी नुकसान होता है, ठीक है, उसकी बॉडी भी वीक हो जाती है। वंश कपूर, तुम कुछ कहना चाहोगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में। सर क्योंकि सर कि कोई ऐसा माइक्रोब भी हो सकता है जिससे ये होते हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। वो तो मैंने बोल दिया। कोई और लास्टली ये कह सकते हो बस कि जो बंदे को डिजीज हो गया है वो सोसाइटी के लिए भी तो डिजीज कॉज कर सकता है ना। अब एक कॉमन कोरोना वायरस एक से कितनों को फैल रहा है, तो अगर प्रिवेंशन की होती, अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं उसको अच्छे से, तो फिर वो नहीं फैलेगा। यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो सोसाइटी के लिए भी क्या करेगा, डिजीज कॉज करने की कोशिश करेगा। तो इन्हीं सब कारणों के कारण प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इस पूरे पैराग्राफ से यही एक क्वेश्चन बन सकता है और आता भी है कि व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर 3 मार्क्स में आ सकता है। तो तुम रीजंस जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो बता सकते हो। क्लियर है सबको। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट हाउ टू प्रिवेंट द डिजीजेस बिनेपाल, हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर कैसे रखते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिवेंशन। हाँ जी बिनेपाल, हाउ कैन वी प्रिवेंट द डिजीजेस, व्हाट इज द मेथड टू प्रिवेंट द डिजीज। 2 वेज है, कौन से। सर जनरल और वन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज। जर्नल वेज का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द जर्नल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें डेंगू को प्रिवेंट करना है तो तुम अपने आसपास पानी ना खड़ा होने दो, अपने आसपास सफाई रखो, अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान रखो, अपने एरिया की क्लीनलीनेस का ध्यान रखो, ठीक है। प्रॉपर वो जो मॉस्किटो
मारने वाली दवाई है वो छिड़कते रहो ताकि मॉस्किटो पैदा ना Yes, हो, sir. पानी को खड़ने मत दो, ठीक है। कोरोना Yes, केस sir. में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, Yes, मास्क sir. पहने Mask रखो, wear ये सब कुछ जर्नल वेज ऑफ प्रिवेंशन है, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब्स जो एयर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवरक्राउडेड, ठीक है। हमें ओवरक्राउडेड बेसिस में नहीं जाना चाहिए। जो वाटर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, के लिए हम waterborne drinking water, sir, क्लीन clean बिल्कुल। drinking water. This can be done by treating the water to kill any microbial infection. For vector borne, हम चाहते हैं कि environment sir. साफ हो, हम mosquitoes को breed ही ना करने दें कहीं पर भी, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब कौन मुझे बताएगा some other अब specific ways पे आ जाते हैं। specific ways of prevention क्या है? What is the specific ways of prevention? इसके बारे में पूरी डिटेल कौन देने वाला है मुझे? immunization के बारे में समय आए ओके, आसमी तुम समझाओ। सर आराम से बोलना, आराम से। इम्यूनाइजेशन में हम इसमें हम पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन कैसे मतलब बनेगी आगे जाके। सर बेसिकली पहले तो इसमें ये बताया है कि अब हम अपने एनवायरनमेंट में कहीं भी स्मॉल पॉक्स डिसीज नहीं डिस्कवर करते। क्यों नहीं डिस्कवर करते? एक हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वैक्सीन बनी हुई है सर, बट पहले जब इसका एक एपिडेमिक आया था स्मॉल पॉक्स डिसीज का, तब सभी सारे लोग, जैसे अभी कोरोना का पैंडेमिक आया तब सब डरे हुए थे, उसी तरह वहां पे भी स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक आया था और सब डर गए थे सर। बट एक ग्रुप ऑफ पीपल वो बिल्कुल नहीं डरे थे, वो बिल्कुल भी इससे अफ्रेड नहीं थे, और इवन कि वो हेल्प कर रहे थे सबकी, वो नर्सिंग वगैरह में हेल्प कर रहे थे। द रीजन बिहाइंड इट वाज क्योंकि पहले इस डिसीज से क्योर हो चुके थे, मतलब उनको पहले ये डिसीज हुआ था, मतलब उनकी बॉडीज में एंटीबॉडीज जो है बॉडी में डेवलप हो चुकी थी फॉर द दिस डिजीज स्मॉल पॉक्स। कोरोना में ऐसा है, once we are infected with कोरोना तो ऐसा कोरोना केस है, टाइम पीरियड होता है कि तब तक आपको होएगा नहीं कोरोना, अगर आपको एक बार ही हो गया तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है उस डिजीज की तरफ। सर उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया था। इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है जब हम उसको एक बार ही क्योर कर लेते हैं सर। गुड, बिल्कुल ठीक है, तो आगे बोलो। सर यस सर, उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया है कि सर सर के मतलब ये इसकी वजह से होता है कि एक बारी, जैसे आपने एंटीबॉडीज के बारे में बोला कि एक बारी जब हमें डिसीज हो गया और हमने उससे फाइट कर लिया, तो अगली बार हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि इस डिसीज से कैसे फाइट करना है, और वो उससे उस डिसीज को और भी स्ट्रांगली फाइट करती है अगर बाई चांस हमें हो गया, और फिर उसके बाद हम और भी जल्दी क्योर हो जाते हैं उससे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो वैक्सीन का यही मोटिव होता है बेसिकली इम्यूनाइजेशन का, कि हमारी बॉडी में जो वैक्सीन हमें दी जाती है, जैसे पोलियो की दी जाती है, डिप्थीरिया की, टेटनस की इंजेक्शंस हम लेते हैं, तो उनका मेन पर्पस होता है, उनमें बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ही होता है, बट वो बहुत इन वीक और डेड फॉर्म। बिल्कुल, वो बहुत ही वीक और डेड फॉर्म में होता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ ले, उससे जीत जाए और उसकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से अगर वो कभी भी वायरस या कभी भी वो डिजीज अगर लार्जर क्वांटिटी में, मतलब एक हैवी, मतलब पूरी फोर्स लेकर हमारी बॉडी में एंटर करे, तब भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे और विगरनेस से फाइट करके उसको एलिमिनेट कर दे। सर और इसी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं बिल्कुल सर, और इसी बेसिस पे वैक्सीन्स भी बनती हैं जिसमें डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं, जिसे जब हम बॉडी में इजेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी से, मतलब क्योंकि बहुत ही डेड और वीकेंड होते हैं, हमारी बॉडी आराम से इसे फाइट कर लेती है, और उसके बाद अगर बाय चांस इसी प्रोसेस से फिर अगर बाय चांस अगर हमें आगे फ्यूचर में अगर हमें कोई डिसीज, वही वाला डिसीज आता है जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन ली है, तो फिर हमारी बॉडी को पता होता है कि हमने इससे अभी मतलब पहले फाइट किया हुआ है, तो इससे हम आराम से फिर वो फाइट कर लेते हैं और हम इजीली रिकवर हो जाते हैं। बिल्कुल यस सर। तो और उसमें यही समझाया हुआ है कि कुछ वैक्सीन जिस डिजीज के जो लिए लेते हैं हम, जैसे टेटनस, डिप्थीरिया, कफ, मीजल्स, पोलियो, इन सब की वैक्सीन जो है हमें दे दी जाती है, छोटे होती है हमें वैक्सीन दे दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में यही बताया हुआ है, सम हेपेटाइटिस वायरसेस व्हिच कॉज जॉन्डिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, देयर इज अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम,
hepatitis A in the market, but the majorly children in parts of India are already immune to hepatitis A because उनको 5 साल की उम्र में ये पानी के थ्रू हो जाता है Yes. और इनका इम्यून सिस्टम जीत भी जाता है। तो इसलिए इस वायरस के लिए कोई ऐसा वैक्सीन की जरूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज वो पहले से इम्यून हो चुके हैं इस हेपेटाइटिस ए से। तो ये भी Yes, क्वेश्चन sir. आता है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है कि व्हाई द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए, क्योंकि उनको ये डिजीज 5 साल की उम्र में पानी के थ्रू हो भी जाता है और वो इससे ओवरकम भी कर लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम लड़ भी लेता है। यानी बेसिकली प्रिवेंशन के 2 तरीके हैं, एक तो इम्यूनाइजेशन है और दूसरा जर्नल वेज है। जर्नल General. वेज में तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, और सर स्पेसिफिक एक वेज जनरल में वे ये भी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें अच्छे से, ताकि बिल्कुल बैलेंस अच्छा फूड ले, अच्छा न्यूट्रिशन ले, फूड ले। बिल्कुल। यस अब सर, यही हो रहा है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको जल्दी वायरस नहीं पकड़ रहा है, यस बट सर, इन यस द एंड हम सब जानते हैं कि ये वायरस एक ना एक बार सबको होना ही है, क्योंकि ये फैल ही इतना गया है, तो ये Yes, sir. होना ही है। हमारी बॉडी इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करेगी और फिर वैक्सीन की बात आएगी बाद में, जो भी है, क्योंकि इतना यस ये सर, फैल यस रहा है तो एक ना एक बार बॉडी जरूर इसके कांटेक्ट में आ ही रही है। तुम्हारे भी नोन में होंगे काफी जो अब इस वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी, हमने अच्छी डाइट ली होगी, अगर तुमने सिर्फ स्टारबक्स पे जाकर फोटोज ना खिंचवाई हो और वो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है स्टारबक्स वाला, अगर तुम वहीं पे रोज जाते रहोगे तो फिर तो इम्यूनिटी नहीं बिल्डअप हो पाएगी, ठीक है। कभी सर, अगर हल्दी फूल की भी टर्मरिक डाल दिया करो। लाटे पियेंगे फिर जरूर हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो हल्दी वाला दूध पियोगे, मतलब अपने आप देखो, अपनी इम्यूनिटी का खुद ध्यान रखो, वो सब चीजें लो, बट उसके साथ साथ हेल्दी चीजें भी लो, जिससे तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग यस रहे, कि सर, कल को तुम जल्दी रिकवर हो जाओ। अगर इन्फेक्ट भी हो जाते हो तो रिकवरी जो है तुम्हारी वो फास्ट हो जाए। तो ये वैक्सीन के बारे में बताया गया है, जिसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, हमें इन सब चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही जर्नल चैप्टर है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक था, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनते हैं, मैक्सिमम। ऊपर वाला टॉपिक तो कुछ है ही नहीं है, ऊपर वाले में तो बस मीन्स ऑफ स्प्रेड है। उसके बाद ये पेज इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऊपर। उसके बाद है इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस, कॉज ऑफ डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है। तो कल का जो टॉपिक होगा मैं बताता हूँ तुम्हें, कल का टॉपिक होगा हमारा एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, ठीक है, कॉजेज ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये 4 टॉपिक तुमने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं कल, ओके सर। ठीक है। कॉजेज तो ऑफ देखो डिसीजेस के ऐसे आगे वाले, डिस्कशंस, क्या कह रहे हो आसमी? सर कॉजेज ऑफ डिसीजेस के आगे वाले टॉपिक्स। हाँ, मतलब उसमें कौन से ओके टॉपिक्स हैं ओके फिर से बता देता हूँ। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज टॉपिक, ठीक है। उसके ओके बाद causes of disease, infectious and non-infectious diseases, then infectious agents। कौन से infectious ओके agents सर, हैं जो disease cause करते हैं। means of ओके spread तो बहुत easy है, but topics यार करेंगे, ठीक है। तो कल इसकी डिस्कशन करेंगे, मैं टाइम मैसेज कर दूंगा, तो कल इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है। इस टॉपिक को हमने परफेक्ट करना है अपने इस चैप्टर को, इसमें नंबर नहीं कटवा के आने पेपर में। ओके सर, और मैंने तुम्हारा टेस्ट फुल केमिस्ट्री और फुल फिजिक्स कब बताया मैंने? संडे को, सर ट्यूसडे। तो इस ट्यूसडे तुम्हारा फुल केमिस्ट्री और फुल फिजिक्स का टेस्ट होगा। अगेन 50 मार्क्स का होगा या 80 मार्क्स का होगा, बता दो। 50 मार्क्स का ही मैं लूंगा, ठीक है। वेल प्रिपेयर्ड रखना, क्वेश्चंस इजी होने वाले हैं। अब मैं तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस की टेस्टिंग कर चुका हूँ, कोई क्वेश्चन बचे नहीं है खास, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि टेस्ट में अपना बेस्ट देना। और ये वाले जो तुम्हारे टेस्ट हुए 80 मार्क्स वाले, ये भी तुम्हें मिल जाएंगे ट्यूसडे तक, पूरी कोशिश है। ओके सर, जिसको लगता है उसके फुल आ ओके जाएंगे, सर। 78 79 80 में से 78 79 75 above। ओके गुड, चलो अब मेहनत कर लो फटाफट से अच्छे तरीके से। 9th में हमने फुल मार्क्स लेने, हमने नहीं बहाना देना कि कोविड था, ये था, वो था। हमारी तैयारी बेस्ट है और हमारा पेपर भी बेस्ट होने वाला है। तो ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इसके बाद हम अपना वो चैप्टर है जो वाटर साइकिल वाला, वो भी पढ़ेंगे। ओके सर। टिश्यूज तो फिर भी आता है, वो वाला करेंगे, वाटर साइकिल वाला एक बार। कट नहीं गया? वो कट गया सच, वो कट गया है। सर वो तो कट गया है डाइवर्सिटी के टॉपिक। कुछ टॉपिक्स हमें करवाए हैं, वो आप करवा देना। डाइवर्सिटी वैसे तो कट गया ना तुम्हें? सर नहीं, उसके कुछ टॉपिक्स
करवाए हैं हमें स्कूल में। एक बार कंफर्म कर लो आसमी आज ही टीचर से कौन से टॉपिक्स डालेगी वो एग्जाम में, फिर मैं वो टॉपिक्स करवा दूंगा। ओके सर, ओके ओके। आज कंफर्म कर लेना ये चीज। ओके ओके सर, थैंक कल यू। मिलते हैं। बाय ओके ओके बाय। ओके सर, बाय सर। थैंक यू।